Hello students, this video I am making for the students who are studying in class 10 CBSE and who have already studied the chapter reproduction. Right? मैं जब अपने स्टूडेंट्स को रिप्रोडक्शन पढ़ाता हूँ एवरी ईयर आफ्टर स्टडिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, देयर इज़ अ कॉमन क्वेश्चन कि सर आप एक बात बताओ, ये ट्विंस कैसे बनते हैं। हाँ, तो मैंने सोचा कि अब हर साल मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ अलग अलग इंडिविजुअल्स को, कोई पूछता है तो मैं बताता हूँ, तो लेट अस मेक अ वीडियो ऑफ इट। तो आप देखो, एक सिंपल कंसेप्ट से अपन समझेंगे, बट योर एलिजिबिलिटी ऑफ हैविंग दिस वीडियो अंडरस्टूड प्रॉपरली, दैट यू शुड बी हैविंग प्रॉपर नॉलेज एंड कंसेप्ट क्लैरिटी रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। तो अगर आपने चैप्टर ये नहीं पढ़ा है तो ये चैप्टर एक बार पढ़ लो, वीडियो देख लो आप ना, मेरा वीडियो पढ़ा, मेरा देखो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, किसी का भी वीडियो देख लो, कोई भी किसी भी टीचर से पढ़ लो, लेकिन आपको ये वीडियो देखने से पहले और ट्विंस कैसे बनते हैं ये समझने के लिए आपको एक बेसिक, एक्चुअली क्या होता है जब फीटस फॉर्मेशन होता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है नॉर्मल के कोर्स में, क्योंकि ट्विंस बन जाना कोई नॉर्मल रिप्रोडक्शन नहीं है, वो एक एबनॉर्मल कंडीशन है, ये समझो आप। तो एबनॉर्मल कंडीशन है अगर, तो उसको पहले पता होना चाहिए कि नॉर्मल क्या है, राइट। तो हम थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं कि नॉर्मल क्या है। बिफोर हम ट्विंस के बारे में पढ़ें, हम ये बात कर लेते हैं कि नॉर्मल क्या है। तो नॉर्मल सिंपल सा ये है बच्चों, आप ये समझो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक मटेरियल इज कंट्रीब्यूटेड बाय टू इंडिविजुअल्स, जिनको हम पेरेंट्स बोलते हैं, एक मेल पेरेंट, एक फीमेल पेरेंट। ये बात सबको पता है, आप 8th क्लास में पढ़ के तो आए हो रिप्रोडक्शन। हाँ, तो बेसिक्स तो आपको पता है कि मेल एंड फीमेल पेरेंट्स आर देयर, दे कंट्रीब्यूट देयर जेनेटिक मटेरियल with the help of germ cells which are known as gametes. Male gamete is sperm, female gamete is ovum, and these gametes or germ cells are produced inside the reproductive organs. क्लियर है बात? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल में टेस्टिस, टेस्टिस में स्पर्म्स बनेंगे, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी ओवरी, उसमें फॉलिकल्स होंगे। दे विल गेट मेच्योर एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन्स इनटू ओवम। ओवम रिलीज, एक ओवम, नॉर्मल कोर्स में बता रहा हूँ क्या होता है कि ओवरी, एक ओवरी, वी हैव अ पेयर ऑफ ओवरीज इन ह्यूमन फीमेल्स। एक ओवरी से, पेयर मतलब दो हैं, एक ओवरी से एक महीने में एक ओवम रिलीज होता है, मेच्योर होता है, रिलीज होता है। द प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH, दैट इज फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज बाय द पिट्यूटरी इन ब्रेन। ब्रेन में हमारा एक मास्टर ग्लैंड है जिसको हम पिट्यूटरी बोलते हैं, वो FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालता है। उसकी इन्फ्लुएंस में फॉलिकल्स में जो इमेच्योर ओवम है एट द एज ऑफ प्यूबर, आफ्टर द एज ऑफ अटेनिंग प्यूबर्टी, वो ओवम मेच्योर होता है और ओवरी में से रिलीज होकर के फेलोपियन ट्यूब में या ओविडक्ट में चले जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन। ठीक है, नॉर्मल कोर्स में क्या होता है हम बात कर रहे हैं। तो ओवम इज द फीमेल जर्म सेल, इट इज अ हेप्लॉइड सेल विच हैज 50% ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन सोमैटिक सेल हैज, यानी कि हमारे बॉडी को बनाने वाली सेल्स जिनको हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं, उनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो उनके एग्जैक्ट 50% क्रोमोसोम्स इन जर्म सेल्स में होते हैं, यानी स्पर्म्स में भी 23 और जो ओवम है उसमें भी 23। अब कैसा स्पर्म और ओवम है, एक बार नज़र डालें। हम अगर कहते हैं कि एक सेल है जिसको हम कह रहे हैं स्पर्म, जर्म सेल है, तो उस जर्म सेल में हम देखते हैं कि जैसे समझो ये हमारा जर्म सेल है स्पर्म, तो इस स्पर्म में मैं कह रहा हूं कि 50% ऑफ द टोटल क्रोमोसोम्स यानी 23 क्रोमोसोम्स हैं। 23 क्रोमोसोम्स में से तो 22 क्रोमोसोम्स जो हैं वो तो सोमैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए है, प्लस 1 क्रोमोसोम is there for determining sex, whether the child will be male or a female. So there are two types of genes or chromosomes, X and Y. इन दोनों में से
एक जो कि सेक्स को डिटरमाइन करता है, उनमें से या तो यहाँ पे 22 प्लस एक्स हो सकता है या तो 22 प्लस वाई हो सकता है। यानी स्पर्म्स दो तरह के हो सकते हैं, ऐसे या तो ऐसे। मैं थोड़ा सा हेरिडिटी की तरफ चला गया हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाए। लेकिन जब हम बात करते हैं ओवम की, तो ओवम दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, वो भी हैप्लॉइड सेल है, और उस हैप्लॉइड सेल में भी देयर आर 23 क्रोमोसोम्स, 22 प्लस एक्स। नाउ दिस एक्स फीमेल में केवल एक्स ही होता है। दिस एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर ये फीमेल चाइल्ड में जाकर के एक्सप्रेस, मतलब ये अगर जाइगोट में जाके एक्सप्रेस होगा और एम्ब्रियो बनेगा, तो वो फीमेल एम्ब्रियो बनेगा, वो फीमेल चाइल्ड के फॉर्म में डेवलप होगा। दिस इज हाउ द सेक्स इज डिटरमाइंड। मतलब अगर स्पर्म और ओवम आपस में कंबाइन होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, तो अगर स्पर्म ऐसा है तो ये स्पर्म और ये ओवम आपस में कंबाइन हो रहे हैं, और कंबाइन होकर के 22 एंड 22 44 प्लस ये भी एक्स एक्स ऐसा चाइल्ड बनाते हैं। दिस इज फीमेल फीटस या फीमेल चाइल्ड। और नहीं तो 22 प्लस वाई ये, और ये अगर फर्टिलाइजेशन करते हैं, अगर ये आपस में मिलते हैं, तो ये 44 प्लस एक्स वाई यानी मेल चाइल्ड बनाते हैं। हाँ, मेल चाइल्ड बनाते हैं। मेल चाइल्ड जो है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस वाई कैरेक्टरिस्टिक, वाई क्रोमोसोम। तो 44 plus XY is male, 44 plus XX is female. Now this is a complete 46 यानी 46 क्रोमोसोम्स वाला डिप्लॉइड सेल है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, मेल बने चाहे फीमेल बने, एक जाइगोट बनता है, और फिर वो जाइगोट फैलोपियन ट्यूब में से निकल करके और कुछ सेल डिवीज़न करता हुआ यूट्रस की तरफ बढ़ता है। यूट्रस की इनर वॉल्स में ऑलरेडी कोटिंग हो गई है। यूट्रस की इनर वॉल्स में ब्लड कैपिलरीज की और म्यूकस की कोटिंग है ऑलरेडी। हाँ, दैट इज़ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ हार्मोन नोन एज प्रोजेस्टेरॉन, वो हो जाती है। यानी कि यूट्रस ने अपने आप को फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट तैयार कर लिया हुआ है ऑलरेडी। अब ये जाइगोट आएगा और उस यूट्राइन वॉल में एम्बेडेड हो जाएगा, यानी उसके अंदर जाके एडजस्ट हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद प्लेसेंटा बनेगा, जो कि एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें विल्लाई होते हैं, जो कि सप्लाई करता है बहुत सारी चीज़ें। सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट, सप्लाई करता है ऑक्सीजन, और लेके जाता है एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेज यानी वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द डेवलपिंग एम्ब्रियोज बॉडी। कहाँ ले जाता है? मदर के ब्लड में। ऑक्सीजन कहाँ से लाया? मदर के ब्लड से। न्यूट्रिएंट कहाँ से लाया? मदर के ब्लड से। और इस तरह से सेल डिवीजन करता हुआ, ग्रोथ करता हुआ एम्ब्रियो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस अल्टीमेटली कन्वर्ट्स इनटू अ डिफरेंशिएटेड बॉडी नोन एज फीटस। व्हाट इज फीटस? डिफरेंशिएटेड एम्ब्रियो। डिफरेंशिएटेड मतलब ऐसा एम्ब्रियो जिसके, एम्ब्रियो तो शुरू से ही था, उसमें बहुत सारे सेल्स थे, लेकिन शुरू में वो अनडिफरेंशिएटेड थे, नो वर्क वॉज असाइंड टू देम, बट नाउ देयर इज स्पेसिफिक वर्क असाइन टू देम। उनके आँख, नाक, मुंह, पैर, कान वान सब कुछ बन गए हैं, तो हम उसको बोलते हैं वो डिफरेंशिएटेड है। डिफरेंशिएटेड फीटस जो होता है उसको, डिफरेंशिएटेड एम्ब्रियो जो होता है उसको हम फीटस बोलते हैं। जब वो मदर की बॉडी से बाहर आ जाता है हम उसको इन्फेंट बोलने लगते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल रिप्रोडक्शन हो गया, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड इस तरह से होता है। मेल एंड फीमेल गैमेट्स यानी स्पर्म एंड ओवम आपस में फर्टिलाइज करते हैं, आपस में फ्यूज़ करते हैं, उनके जेनेटिक मटेरियल आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं, आपस में फ्यूज़ करते हैं, मिलते हैं, देन जाइगोट फॉर्मेशन होता है, दैट इज अ डिप्लॉइड सेल, एंड इट स्टार्ट्स dividing and forms multiple cellular structure that ultimately converts into a differentiated body known as fetus. नॉर्मल कोर्स में ऐसा होता है, मतलब ये जो एक जाइगोट बना,
ये जो एक जाइगोट बना, इस जाइगोट ने सेल डिवीजन करना शुरू किया, और सेल डिवीजन करते करते, एम्ब्रियोजेनेसिस करते करते उसने पहले एम्ब्रियो बनाया, दैट कन्वर्टेड इनटू डिफरेंशिएटेड बॉडी, दैट इज फीटस। तो ये एक बच्चा अब ग्रो करेगा, बॉडी मदर की बॉडी से बाहर आएगा, फिर ग्रो करेगा, नॉर्मल इस तरह से होता है। अगर ये जो जाइगोट बन रहा है, ये कैसे बना? वन ओवम वॉज रिलीज्ड, सिंगल ओवम वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द फीमेल्स बॉडी ओवरी, and many sperms were released inside the female's body by the penis, that is insemination हुआ। insemination के बाद sperms गए ओवम के पास फैलोपियन ट्यूब में, और कोई एक sperm could do that fertilization, fusion of gamete, बाकी सारे वेस्ट हो गए। तो sperms are many, ovum was one, zygote is one, fetus is one। हाँ, एक sperm, एक ओवम, दो हैप्लॉइड सेल्स कंबाइन हुए, एक डिप्लॉइड सेल जाइगोट बना, जाइगोट में सेल डिवीजन हुआ, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो गॉट कन्वर्टेड इनटू फीटस। वही एक छोटा बच्चा है जो इन्फेंट की फॉर्म में बाहर आ गया। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए, जो कि नॉर्मली नहीं होता है, कभी ऐसा हो जाए कि ओवरी से एक के बजाय दो ओवम निकल आए हैं, हाँ, सिंगल ओवम के बजाय दो ओवा रिलीज हो जाएं, या दो से ज़्यादा भी हो जाएं, तो स्पर्म्स की तो कोई कमी नहीं है। हाँ, स्पर्म्स क्या करेंगे? स्पर्म्स इतने सारे हैं, एक ओवम को एक फर्टिलाइज करेगा, कोई सा दूसरा स्पर्म जो है वो दूसरे वाले ओवम को भी फर्टिलाइज कर देगा। हाँ, और फिर दो जाइगोट बनेंगे। दो जाइगोट बनेंगे एक साथ, दोनों सेम काम करेंगे, डिवाइड करने लग जाएंगे, और फिर वो यूट्रस में आएंगे, यूट्रस की वॉल पे अलग अलग जगह पर इम्प्लांट हो जाएंगे, दोनों का अलग अलग प्लेसेंटा बन जाएगा, दोनों की अलग अलग अम्बिलिकल कॉर्ड बन जाएगी, दोनों अपना ग्रोथ अलग अलग करने लग जाएंगे, उनके चारों तरफ एक सैक बन जाएगा, उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड बन जाएगा, और वो उसके अंदर सर्वाइव करेंगे अपने आप। तो दो फीटस एक साथ इन द जेस्टेशन पीरियड 34 वीक्स का जो होता है, 9 मंथ का जो होता है, उसमें दो फीटस तैयार होंगे और दोनों बॉडी में आ जाएंगे। हम उनको बोलेंगे दे आर ट्विंस। They are twins, but they are developed from two different zygotes. That is why we call them dizygotic twins. ऐसे ट्विंस, चलो मैं इधर लिख देता हूँ, हाँ, ऐसे ट्विंस जो दो जाइगोट, अलग अलग जाइगोट से मिलकर बने हों, उनको हम बोलते हैं zygotic twins। डायजाइगोटिक ट्विंस आर लाइक अदर सिबलिंग्स, जैसे दूसरे सिबलिंग्स होते हैं, वो भी एक ही मदर के दो बच्चे हैं, लेकिन उनकी बर्थ में मे बी 2 इयर्स का गैप है। हाँ, पहला वाला 2 इयर्स पहले एक स्पर्म और एक ओवम के फ्यूजन से बना है, और उसी वॉम्ब में दूसरा वाला 2 इयर्स आफ्टर दैट, 4 इयर्स आफ्टर दैट बना है, सेम उसी प्रोसेस से, लेकिन स्पर्म कोई और था, ओवम कोई और था, जाइगोट ऑब्वियसली कोई और था। दोनों जाइगोट के बीच में कोई जीनोटिपिक सिमिलैरिटी नहीं थी। हाँ, अलग अलग जीनोटाइप थे, अलग अलग जीन स्ट्रक्चर्स थे उनके, और हम कहते हैं ये दो जाइगोट से बने हुए ट्विंस हैं। दे आर कॉल्ड एज fraternal twins। Fraternal twins, or they are also called as non-identical twins। हाँ, ये आइडेंटिकल हो ये ज़रूरी नहीं है। नॉन आइडेंटिकल ट्विंस मतलब कि आइडेंटिकल मतलब हूबहू एक जैसे हों ये ज़रूरी नहीं है। दे आर नॉन आइडेंटिकल। हाँ, उनके स्ट्रक्चर एक जैसे नहीं होते हैं, बेसिकली उनका जीनोटाइप ही अलग है। इनफैक्ट वो एक ही जेंडर हो उनका ये भी ज़रूरी नहीं है।
हाँ, उनका जेंडर जो है वो अलग अलग भी हो सकता है। यानी ये जो दो बच्चे हैं ये बिल्कुल दो सिबलिंग्स जैसे हैं, एक मेल और एक फीमेल भी हो सकता है, क्योंकि हमने अभी देखा कि मेल फीमेल कैसे बनते हैं। एक स्पर्म आता है और एक ओवम आता है। ओवम में तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही होता है, हाँ, एक्स फैक्टर ही होता है उसमें तो केवल। लेकिन जो मेल जो स्पर्म आता है वो एक्स वाला भी हो सकता है, वाई वाला भी हो सकता है। वाई वाला तो मेल बनेगा, एक्स वाला तो फीमेल बनेगा। अगर दो ओवम थे, इस केस में अगर दो ओवम रिलीज हो गए थे तो दो स्पर्म्स आएंगे, एक स्पर्म वाई वाला हो सकता है, एक एक्स वाला हो सकता है। जो जैसे फर्टिलाइज करेगा उसी हिसाब से मेल या फीमेल बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बात हमको समझने की ज़रूरत है कि ये डाइजाइगोटिक का मतलब दो जाइगोट से बने हुए, हाँ, फ्रैटर्नल क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि फादर से आए हुए जो स्पर्म्स हैं दो अलग अलग, उन लोगों ने दो ओवम को अलग अलग फर्टिलाइज किया है, हाँ। तो फादर के जेनेटिक मटेरियल का अलग अलग कंट्रीब्यूशन है ये, बेसिकली इसका ये मतलब है, इसलिए हम इसको फ्रैटर्नल बोलते हैं। अब दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, समझो कि नॉर्मल कंडीशन में जैसे जाइगोट फॉर्मेशन होती है, यानी एक ओवम आया, एक ही ओवम था, एक ही स्पर्म था, एक जाइगोट बना, सिंगल जाइगोट बना। लेकिन आफ्टर सम टाइम या तो वो जाइगोट कुछ समय बाद या उससे बना हुआ जो एक जो ब्लास्टुला फॉर्मेशन हुई थी, यानी एम्ब्रियो बनना शुरू हो गया था, थोड़े टाइम बाद वो स्प्लिट होकर के दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। और वो जब भी डिवाइड होगा, मतलब वो हो सकता है कि वो इमीडिएटली डिवाइड हो जाए, हो सकता है विद इन 72 आवर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट या फर्टिलाइजेशन के 72 आवर्स के अंदर अंदर हो जाए। हाँ, ये भी हो सकता है कि 4 से 8 दिन लग जाए उसको, उसके 4 से 8 दिन के बीच में हो जाए, या 8 से 13 दिन का एक पीरियड होता है उसके बीच भी ये हो सकता है। और मतलब जो सिंगल जाइगोट बना था उस जाइगोट से बने हुए एम्ब्रियो का स्प्लिटिंग, मतलब कि वो जो बंच ऑफ सेल्स है उनका स्प्लिटिंग दो पार्ट्स में हो जाएगा, और फिर वो दोनों अलग अलग सेम वॉम्ब में, सेम यूट्रस में डेवलप होंगे। तो ये एक जाइगोट से बने हैं, तो हम इनको क्या बोलते हैं, मोनोजाइगोटिक। मोनो मतलब वन और जाइगोटिक मतलब जाइगोट वाले। मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ऐसे ट्विंस जो एक ही जाइगोट से मिलके बनते हैं, हाँ, इनको हम मैटरनल ट्विंस बोलते हैं। उधर फ्रैटर्नल बोला था, इधर मैटरनल बोलेंगे। एंड सिंस दे हैव सेम जीनोटाइप, जाइगोट तो एक ही था ना, तो दे हैव सेम जीनोटाइप, दैट इज व्हाई वी कॉल देम आइडेंटिकल ट्विंस। ये नाम आपने ज़्यादा सुना होगा, हाँ, व्हाट वी कॉल इट, आइडेंटिकल ट्विंस। अब ये जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि बहन और भाई हों, हाँ, या तो दोनों मेल होंगे या तो दोनों फीमेल होंगे, क्योंकि जो मोनोजाइगोटिक हैं ये एक जाइगोट जैसा बन गया था, उसमें स्पर्म और ओवम जो आपस में मिल गए थे, वो अगर स्पर्म वाई वाला था तो बाकी अब सारी सेल स्पर्म वाई वाली, अब उनके जो वाई वाला क्रोमोसोम होगा उसके अंदर, तो वो सब मेल होंगे। और अगर जाइगोट फीमेल वाला था तो फिर वो फीमेल होंगे। समझ गए बात? तो वहाँ पर मेल और मेल हो सकते हैं, फीमेल और फीमेल भी हो सकते हैं, और मेल और फीमेल भी हो सकते हैं ट्विंस। लेकिन आइडेंटिकल ट्विंस या तो दोनों मेल होंगे या तो दोनों फीमेल होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आइडेंटिकल ट्विंस हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं, अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस के कभी आगे चल कर के किसी ऑर्गन का लेना देना ज़रूरत पड़ी, जैसे कि किसी की एक की किडनी खराब हो गई, उसने कहा कि चल भाई तू मेरी ले ले, है ना, तो वो दे सकता है। चेक भी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनका जीनोटाइप सेम है, वो बिल्कुल सेम है, हाँ, आइडेंटिकल ट्विन है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से कि डाइजाइगोटिक ट्विंस और मोनोजाइगोटिक ट्विंस या फ्रैटर्नल ट्विंस और मैटरनल ट्विंस या नॉन आइडेंटिकल ट्विंस और आइडेंटिकल ट्विंस में फ़र्क क्या है। मैं इसके आगे एक स्टेप और बता देता हूँ जो कुछ क्वेश्चन लोगों के दिमाग में रह गया होगा। अब आपको ये बात तो समझ में आ गई कि ट्विन क्या होते हैं, लेकिन
इसके साथ एक बात और समझो कि जो ट्विन होते हैं, आपने तरह तरह के ट्विन देखे होंगे। आपने ऐसे भी ट्विन देखे होंगे जिनकी बहुत ज़्यादा फेस मिलते हैं, ऐसे भी होंगे जो ट्विन्स हैं लेकिन फेस उतने नहीं मिलते। लेकिन आपने कई बार इस तरह के भी केसेस देखे होंगे जिनमें कि एक बॉडी जुड़ गई है, दो एक ही बॉडी है और सिर दो हैं, है ना, कंजॉइंट ट्विन्स बोलते हैं हम उनको। वो क्या होते हैं, वो भी एक इंटरेस्टिंग बात है ना। हम कहते थे एक बार, नहीं एक उसमें आया था कि वो ईरान की दो लड़कियां थी, बॉडी जुड़ी हुई थी उनकी, और वो सलमान खान की बड़ी फ़ैन थी और सलमान खान उनसे मिलने चले गए। तो वो सब बड़े खुश हुए कि वाह भाई सलमान खान तो बड़े अच्छे आदमी है ना। उन्होंने भी कहा कि हाँ भाई सलमान खान बहुत अच्छे आदमी, तो वाकई सलमान खान अच्छे आदमी होंगे। लेकिन हमारा मुद्दा सलमान खान नहीं है, हमारा मुद्दा है कि ये आइडेंटिकल ट्विन्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, है ना। तो आइडेंटिकल ट्विन्स के टाइप्स के लिए मैंने आपके लिए कुछ निकाल के रखा हुआ है यहाँ पे स्लाइड्स में। इट ऑल डिपेंड्स कि बेसिकली देखो क्या होता है, हम बात कर रहे थे एक तो प्लेसेंटा की, हाँ, एक एमनियोटिक सैक। एमनियोटिक सैक मैं समझाता हूँ कि प्लेसेंटा इज समथिंग, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि इट इज़ अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ फॉर्म्ड ऑन द वॉल ऑफ द यूट्रस, जहाँ से नरिशमेंट मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो को, ऑक्सीजन भी मिलेगा। उसके ऊपर बेसिकली बिल्लाए होते हैं विच इन्हांसेस द सरफेस एरिया टू प्रोवाइड nutrients, to provide oxygen and to take out the waste material from the developing embryo's body, right? तो ये जो प्लेसेंटा है, उस प्लेसेंटा से एक अम्बिलिकल कॉर्ड निकल के आ रही है और वो आकर के मदर की बॉडी से और फीटस की एम्ब्रियो की बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई, मतलब बेसिकली मटेरियल का एक्सचेंज मदर के ब्लड से डेवलपिंग एम्ब्रियो के ब्लड के बीच में होता है ना। तो ये जो दो बच्चे बन रहे हैं, दो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, पहला केस ये है जिसमें जो डिवीज़न है दैट अकर्स विद इन 72 आवर्स। अगर 72 आवर्स में ये डिवाइड हो जाए, जितना जल्दी डिवाइड होंगे, इनका जो डिवीज़न होगा वो जितना जल्दी हो जाएगा उतने ज़्यादा ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहेंगे। जितनी देर लगती जाएगी उतना एक दूसरे पर इनकी डिपेंडेंसी बढ़ेगी। ये बात समझो आप। तो अगर विद इन फर्स्ट 72 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन ये स्प्लिट हो गए तो दीज आर द ट्विन्स विद डिफरेंट प्लेसेंटा, इनकी प्लेसेंटा अलग है, डिफरेंट एमनियोटिक सैक, एक ऐसा एमनियोटिक सैक बन जाता है जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है। उस एमनियोटिक फ्लूइड में वो सर्वाइव कर रहा होता है फीटस। हाँ, ये एमनियोटिक फ्लूइड अगर लीक कर गया तो फिर फीटस का सर्वाइवल खतरे में पड़ जाता है ना। तो कुछ खतरे होते हैं पैदा होने से, बच्चे को पैदा होने से पहले कुछ खतरे होते हैं। उनमें से एक खतरा ये भी है कि एमनियोटिक फ्लूइड ना लीक हो जाए कहीं। तो इसमें वो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो भी इन दोनों का अलग अलग है। और ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड बनी है, ये मतलब कि इनका जो प्लेसेंटा है जहाँ से ये मदर से जुड़े हुए हैं वो भी अलग अलग है, दोनों इंडिपेंडेंट है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है ये डाइकोरियोनिक डाइएमनियोटिक ट्विन्स, हाँ, आइडेंटिकल ट्विन्स का आपको इसका नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक ट्विन ऐसे हैं ये समझ लो, है ना। हम 10th क्लास के स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे हैं तो आपको ये नाम याद करके आपको इसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं करनी है। समझ जाओ कि एक आइडेंटिकल ट्विन ऐसा आइडेंटिकल ट्विन है मोनोजाइगोटिक। तो अगर वो विद इन 72 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्प्लिट हो गए तो डाइकोरियोनिक मतलब जिनका प्लेसेंटा अलग अलग है, दो हैं, और डाइएमनियोटिक जिनका एमनियोटिक सैक भी अलग अलग है, वो बन जाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन कि जब उनको 4 to 8 डेज के पीरियड में वो स्प्लिट होते हैं, है ना। यदि 4 से 8 दिन का टाइम लगता है तो फिर हम कहते हैं कि ये शेयरिंग द सेम प्लेसेंटा, इनका प्लेसेंटा कॉमन हो जाता है। यहाँ पे ये दिख रहा है इनका प्लेसेंटा तो कॉमन है ये, हाँ, और लेकिन इनका एमनियोटिक सैक जो है वो अलग है, सेपरेट एमनियोटिक सैक्स, लेकिन प्लेसेंटा इनका कॉमन है। तो ये मोनोकोरियोनिक डाइएमनियोटिक, हाँ, मोनोकोरियोनिक मतलब सिंगल प्लेसेंटा वाला, और डाइएमनियोटिक मतलब जिनका एमनियोटिक सैक अलग अलग है। ये भी आइडेंटिकल ट्विन का एक टाइप है। तीसरा हम बोल रहे थे कि अगर 8 से 13 दिन का टाइम लग जाता,
और देर लग गई, उसके बाद में अगर ये हुए तो फिर ये मोनोएमनियोटिक मोनोकोरियोनिक। अब आप समझ गए होंगे कि प्लेसेंटा भी एक ही है, हाँ, और सैक जिसके अंदर है वो एक ही सैक में रह रहे हैं साथ साथ, है ना। अब उन इंडिपेंडेंस देखो, जैसे जैसे देर होती जा रही है वैसे वैसे इंडिपेंडेंस उनकी कम होती जा रही है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली पास आते जा रहे हैं। अब शेयर करना पड़ रहा है उनको एमनियोटिक सैक, अब उनको अपना खाना भी शेयर करना पड़ रहा है। और द लास्ट कंडीशन इज दिस, जिसकी हम बात कर रहे थे, कंजॉइंट ट्विंस। अगर 13 डेज के बाद में सेपरेशन होती है तो दैट बिकम्स इनकम्प्लीट सेपरेशन। हाँ, दिस इज डिजास्ट्रस। हाँ, कि एक वो बॉडी अलग नहीं हो पाई और ये कुछ पार्ट अलग हो गया, कंजॉइंट ट्विंस, हाँ, आपस में जुड़े हुए। अब हिंदी में हम ट्विंस को जुड़वा ही बोलते हैं, है ना। जुड़वा मूवी भी सलमान खान की थी, कमाल की बात है, ये बात एकदम याद आ गई मेरे को। तो ये जो जुड़वा है, जो आपस में जुड़े हुए जो हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है ना। कंजॉइंट एक्चुअली जो जुड़वा मतलब, अगर जुड़वा का मतलब आपस में जुड़ा हुआ है तो ऐसा केवल इस अनफॉर्चुनेट कंडीशन में होता है, एंड देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सर्वाइव, एंड इफ दे सर्वाइव देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट लाइफ। सो आई होप यू आर वेरी क्लियर नाउ विद द ट्विंस एंड नोबडी विल आस्क। और अब कोई मेरे से नहीं पूछेगा कि सर बताओ ये ट्विंस क्या होते हैं, और अगर कोई पूछेगा तो मैं ये वाला वीडियो शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो चलो एंजॉय करो, हाँ। थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर टाइम टू अंडरस्टैंड दिस। आई होप दिस वीडियो यू फाइंड यूजफुल फॉर यू। थैंक यू।